स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। तो हमने लास्ट टर्न पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, है ना। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर अगर मुझे रेफरेंस पोटेंशियल 0 दे रखा था इन्फिनिटी पर, तो हमने वो क्वेश्चंस कर लिया था। अब हम एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर हमें रेफरेंस पोटेंशियल 0 दे रखा है, वो किसी जनरल पॉइंट पर दे रखा है, रादर देन एट इन्फिनिटी हमें एक जनरल पॉइंट पर रेफरेंस पोटेंशियल यानी 0 पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज दोनों के केस में वो क्वेश्चन बता दिया था। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं हम कि अगर एक पॉइंट चार्ज 5 नैनो कूलॉम का क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर एक पॉइंट चार्ज है मेरा 5 नैनो कूलॉम का, कितना, 5 नैनो कूलॉम का, और ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है मेरा -3, 4, 0। ठीक है, XYZ में -3, 4, 0 पर मेरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक लाइन चार्ज है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन या इनफाइनाइट लाइन चार्ज की लाइन चार्ज है y = 1 एंड z = 1। दैट मीन्स वो फॉर ऑल एक्सेस, फॉर ऑल x एक्सेस। ठीक है, ये लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी ρL आपको गिवन है 2 नैनो कूलॉम पर मीटर। ये आपको दो चार्जेस गिवन हैं। इन चार्जेस के केस में आपको रेफरेंस पोटेंशियल दे रखा है। मैं एक केस बता देता हूँ, बाकी दो केस आपको दे रखे हैं, मैं अभी करा दूंगा 1 बाय 1। ठीक है, दे रखा है V अगर 0 है, V अगर 0 वोल्ट है, पोटेंशियल V 0 वोल्ट एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पर 0 पोटेंशियल है मेरा, तो मुझे फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट A, और उसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 0, 1। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, आपको एक पॉइंट चार्ज गिवन है और एक लाइन चार्ज गिवन है। अब आपको इन दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालना है, और रेफरेंस पोटेंशियल 0, 0 पर 0 वोल्ट गिवन है। आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर। ठीक, तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास जो पोटेंशियल होगा वो इसका और इसका यानी पॉइंट और लाइन चार्ज की वजह से सम होगा। तो पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। मुझे पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज ये मुझे इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, और फिर मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा टू हैव अ रिजल्टेंट पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज ए। तो VA मुझे निकालना है, कितना हो जाएगा, दैट विल बी, मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से प्लस लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। अब रेफरेंस पोटेंशियल दे रखा है 0, 0, 0 पर 0। तो यहाँ पर मुझे ये पता है कि अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूँ फील्ड की वजह से, तो ये क्या होता है, माइनस का E.dl, इंटीग्रेशन E.dl, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है मेरा, जल्दी बताओ, माइनस का E.dl, और E की वैल्यू मेरी इस लाइन चार्ज के हिसाब से लग जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या आता है मेरा, यहाँ आता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R AR कैप, सॉरी AR कैप नहीं आएगा, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सपोज C1। ठीक है, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में पोटेंशियल आ जाएगा माइनस का ρL अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ रो, क्योंकि यहाँ पर 1/ρ आता है, 1/ρ का ln ρ हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा C2। अब मुझे इन दोनों को बेसिकली ऐड कर देना है, तो ये मेरा रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब इस C1 को और इस C2 को मैं एक दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लेता हूँ, और उसको बोल देता हूँ कि दिस इज C1 + C2 = C। तो V की इक्वेशन क्या आ गई, तो आ गई मेरी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस
बल्कि माइनस, क्योंकि दूसरा वाला नेगेटिव है ना, माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन रो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला बन गया किसी भी लाइन और पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपने चीजें अप्लाई करनी है। ठीक, ध्यान से देखो, जब हम ये बोलते हैं कि मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ये जो पोटेंशियल है ये किस पॉइंट पर आया, ये पॉइंट पर पोटेंशियल आया जो मेरा पॉइंट गिवन, जिस पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब उसके बेसिस पे मैं आर और रो की वैल्यू निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रो एल और क्यू मुझे गिवन है, बाकी सारे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट्स हैं, वो गिवन है, लेकिन ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ये मेरे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ तरीके लगाने पड़ेंगे। देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल है 0, ठीक है, और इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मैं अपने चार्ज को लेकर के आ रहा हूं, तो मैं सिंपल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करता हूं, ई डॉट डी एल कर देता हूं। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है और यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना है वी ए। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर चीज एक्सप्रेशन से मैंने लिमिट क्या रखी, लिमिट रखी इन्फिनिटी से वी ए तक, मतलब इन्फिनिटी से ए तक। ठीक है, तो हुआ क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर आ गया ए का, और प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आर, और आर इन्फिनिटी। आर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पर दूर स्थित कोई पॉइंट की डिस्टेंस, वो कितनी होगी, वो होगी इन्फिनिटी। तो बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है V इक्वल टू 0 वोल्ट है एट ऑरिजिन, है ना, क्वेश्चन में गिवन है V इक्वल टू 0 वोल्ट एट ऑरिजिन। इसका मतलब अब मैं इन्फिनिटी से लेकर के ए तक इंटीग्रेट ना करने की बजाय अब मैं इस 0 पॉइंट से लेकर के ए तक इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि अब इस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो ऑटोमेटिकली पॉइंट जो मेरा जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी, है ना, तो वो 0 नहीं होगी, और अगर वो 0 नहीं होगी इसका मतलब देयर इज सम डेफिनेट डिस्टेंस, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 हो रही होगी। दैट मीन्स वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या ये वाला C1, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ C1, तो वो C1 माइनस ऑफ दिस विल बी 0, यानी यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, यहाँ से मैं C1 की वैल्यू निकाल लूँगा। लॉजिकली है क्या, मुझे गिवन है V इक्वल टू 0 एट पोटेंशियल एट 0 0 0, ठीक है, ये मुझे गिवन है, तो मैं इस वाले इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करूँगा, V इक्वल टू 0 रखूँगा, Q मुझे पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वो मुझे पता है, आर ए मतलब 0 ऑरिजिन से मुझे ए की डिस्टेंस पता है ना, और ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ मैं निकाल लूँगा, और यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, सीधा सीधा इसको सीधे सीधे बोल दो दिस प्लस C1, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी, C1 की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई, प्लस इस तरीके से मैं C2 की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लूँगा, और फिर उन दोनों को जोड़ करके मैं C निकाल लूँगा, और फिर उस C को मैं इस फॉर्मूले में रख करके जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लूँगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि हमें कई सारी चीज़ें चाहिए, है ना, लॉजिकली है क्या, मैं जब इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे VAO निकालना है, मतलब मैं O से A पर गया, दैट मीन्स VO माइनस VA, ठीक है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है पहले। ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये लिमिट लगानी पड़ेगी VO और VA। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये लाइन की वजह से अलग आएगा और पॉइंट चार्ज की वजह से अलग आएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने सीधे सीधे VO माइनस VA इक्वल टू इस वाली इक्वेशन में
वी ओ माइनस वी ए रखा, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिमिट होती है तो यहाँ क्या आता है, लिमिट आती है लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट ओ, ठीक है। ये ए ओ होगा, ए ओ, ए से ओ पर गया, दैट मीन्स वी ओ माइनस वी ए। ये मेरा फाइनल पॉइंट है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। ये वी ओ मुझे गिवन है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये इक्वेशन लगानी है, वी ए ओ निकालना है, मतलब मुझे ए से ओ तक इंटीग्रेट करना है। ओ इज फाइनल पॉइंट, क्योंकि मुझे पोटेंशियल गिवन है, और ए इज वो पॉइंट जो मुझे जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट रख दूंगा, यहाँ पर भी लिमिट रख दो ए से ओ तक, ठीक है। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी है वो आ जाएगा, और वो इसी तरीके से आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस वाले पॉइंट पर लिमिट रखी ए से ओ तक, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर, ठीक है। बचा आर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, और पहला पॉइंट क्या है, अपर लिमिट ओ, यानी आर ओ माइनस दूसरा वाला पॉइंट क्या है, आर ए, ठीक है, माइनस ये वाला पॉइंट हम करेंगे। तो यहाँ पर रो एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। और मेरे पास अब क्या आया, अब मुझे आया एल एन की वैल्यू रखनी है। पहले रखूंगा मैं जीरो की वैल्यू, एल एन जीरो माइनस एल एन, ठीक है। तो हम ये रख देंगे। अब इस एक्सप्रेशन में हमें बाकी सारी वैल्यूज रखनी है, और हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है रेफरेंस पोटेंशियल जीरो वी जीरो पर जीरो है, ठीक है। तो वी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वी जीरो की वैल्यू है जीरो, वो रख देंगे हम। वी ए हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आर ओ आर ए रो जीरो और रो ए, ये चार वैल्यूज मुझे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है बच्चों। अब ये आइडेंटिफाई करनी है, और ये इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर और सिमिलरली ये एल एन जीरो नहीं है, एल एन ओ है, और ये ए, यहाँ पर मुझे वैल्यूज रख देनी है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं आर जीरो निकालूंगा तो आर जीरो क्या होगा, आर जीरो देखो मेरा पॉइंट चार्ज कहाँ था, पॉइंट चार्ज मेरा था -3, 4 और 0 पे। तो -3, 4, 0 और 0, 0, 0 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दैट विल बी r0, ठीक है। मेरा पॉइंट था, पॉइंट चार्ज था यहाँ पे -3, 4 और 0, है ना। और ये मेरा है O पॉइंट, ये डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी r, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r o निकाल लोगे आप, क्या हो जाएगा, सिंपल 0, 0, 0 और -3, 4 और 0 के बीच में जो भी डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस आपको निकालनी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। सिमिलरली अगर मैं आर ए की बात करूं तो आर ए कितना होगा, बताओ। इस पॉइंट पर चार्ज है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट तो आएगा ही, लेकिन ए पॉइंट से उस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस, है ना। ये अगर ए पॉइंट था, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे जहां पर पोटेंशियल निकालना था 5, 0, 1, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस निकाल लोगे, दैट विल बी आर ए। तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 5, 0, 1 और -3, 4, 0 के बीच में डिस्टेंस। सिमिलरली आप रो जीरो निकाल लोगे, और सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे, रो ए निकाल लोगे, ठीक है। रो क्या था, रो था इस लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज था मेरा, लाइन चार्ज, ठीक है। इस लाइन चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस -3, 4 और 0, नहीं ये तो पॉइंट चार्ज था, यहाँ तो होगी नहीं, ठीक है। मेरा लाइन चार्ज कहाँ रखा है, y = 1 और z = 1 पे, यानी फॉर ऑल x रखा है, ठीक है। इस पॉइंट से ऑरिजिन की डिस्टेंस 0, 0, 0 की डिस्टेंस और O की डिस्टेंस, है ना। और इसी पॉइंट से मेरे A पॉइंट की डिस्टेंस, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, 5, 0,
1। तो रो 0 कितना आ जाएगा, 0 0 0, और इस लाइन चार्ज का ऐसा पॉइंट जिससे ये परपेंडिकुलर हो, है ना। तो y और z को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 0, 1, 1। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रो 0 आ जाएगा। और रो a निकालने के लिए 5, 0, 1, और डिस्टेंस कितनी है, इस वाले पॉइंट्स की डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रख देंगे 5। तो यहाँ आ जाएगा 5, 1, 1, है ना। ये सारी डिस्टेंस आ गई। अब इन सारी डिस्टेंस को निकालने के बाद हम इस एक्सप्रेशन के अंदर सारी वैल्यू रख देंगे। v0 मुझे पता है, va मेरा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे? यस सर। आसान है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मेरा पॉइंट Q चार्ज कहाँ रखा है, -3, 4, 0 पे। मेरा लाइन चार्ज कहाँ रखा है, x, 1, 1 पे रखा है। ठीक है, मुझे पोटेंशियल कहाँ निकालना है, पोटेंशियल निकालना है 5, 0, 1 पे निकालना है ना। VA मुझे निकालना है, और V0 कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है 0, 0, 0 पे। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस का E.dl ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैंने बोला था आपको A से B तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, यही आता है ना। अब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कर दूं मतलब 0, इन्फिनिटी, डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी यानी बहुत दूर पहुंचाने वाला पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल हो जाएगा ये, दिस विल बी सिंपली VB। ठीक है, अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरा VA 0 है ना। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर VA 0 है, अगर मुझे VA 0 कहीं पर गिवन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से वो डिस्टेंस निकालूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने V निकाला, V निकाला, कहाँ से कहाँ तक निकाला, हमने दे रखा था हमें 0 पोटेंशियल दे रखा था 0 पे, और हमें A पर जाना है, तो हम उल्टा जाएंगे। हम उल्टा क्यों जाएंगे, हम A से O पर जाएंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये RO होगा और ये 0 है, ये वाला पॉइंट 0 पोटेंशियल वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम VAO निकालेंगे और वो किसके बराबर होगा, वो होगा V0 माइनस VA के बराबर। ठीक, अब जब मैं VAO निकालता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, लॉजिकली मैं A से लेकर के O तक इंटीग्रेट कर रहा हूं माइनस का E.dl को, पॉइंट चार्ज के लिए भी और लाइन चार्ज के लिए भी। ठीक, अब मैंने पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करा, सीधे सीधे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लगा दी, Q पॉइंट चार्ज के लिए Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और लाइन चार्ज के लिए रो L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। तो जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन पॉइंट चार्ज के लिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, R आता है नीचे, तो मैं 1 अपॉन R0 माइनस 1 अपॉन R A, क्योंकि अपर जो पॉइंट है वो कितना है R0। ठीक है, और माइनस रो L डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम यहाँ क्या कर देंगे ln, तो ये हो जाएगा ln 0 O मतलब माइनस ln A। ये अब मुझे ln A, ठीक है, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है बेसिकली। ठीक, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, तो वो डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। मैं सीधे सीधे अगर RA की बात करता हूँ या R0 की बात करता हूँ, तो ये डिस्टेंस किस किस पॉइंट के बीच में है, ये O पॉइंट और A पॉइंट और पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। तो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, -3, 4 और 0, और मेरा पॉइंट A कहाँ है, A पॉइंट है मेरा 5, 0, 1। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो आप निकाल लोगे। RO जो डिस्टेंस है वो किसकी होगी, वो होगी रेफरेंस पॉइंट की,
डिस्टेंस किसके साथ, पॉइंट चार्ज के साथ, है ना, -3 4, 0। ज़्यादा बेटर है आप इस वाले पॉइंट को पहले लिख लो, इस वाले पॉइंट को बाद में लिख लो, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगी कि पहले आपने ये वाला पॉइंट क्यों लिखा, बाद में ये वाला पॉइंट क्यों लिखा, है ना। -3 यानी पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, -3, 4, 0। और कहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, आपको निकालना है 0 पे, मतलब 0 वाला पॉइंट यानी रेफरेंस वाला पॉइंट यानी 0 0 0, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। सिमिलरली अगर आपको निकालनी है ये वाली डिस्टेंस LNO, इसको बोल दो LN रो 0 या रो A, क्योंकि रो वाले वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगी रो A और रो 0। रो A कितना हो जाएगा, रो A वो डिस्टेंस जो मेरी लाइन चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट A वाला पॉइंट कितना है 5 0 1, ये तो यही रहेगा। लेकिन लाइन कहाँ पर है मेरी, लाइन है मेरी x1 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब मिनिमम डिस्टेंस होगी 5, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, ठीक है। पता है ना आपको x की वैल्यू, ये सपोज यहाँ पर लाइन चार्ज रखा है, यहाँ पर आपका लाइन चार्ज है ये पूरा, ठीक है, इस पूरी लाइन पर लाइन चार्ज है आपका x एक्सिस पे। अब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की इससे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इससे परपेंडिकुलर डालोगे। परपेंडिकुलर डालने के लिए जितनी डिस्टेंस आपको यहाँ चलनी पड़ेगी वो वही डिस्टेंस होगी जो आप इस पॉइंट के लिए ऑलरेडी चल चुके हो। तो इसके लिए x जो भी होएगा वो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस आएगी, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, जो 5 है वही 5x से रिप्लेस कर दो। सिमिलरली दूसरा पॉइंट O वाला, तो पॉइंट कितना है 0 0 0, उसके लिए कितना हो जाएगा 0, 1, ये 1 1 तो लाइन चार्ज वाले पॉइंट पे रखे थे, आपने x की वैल्यू कितनी रख दी, ये वाली रख दी, तो आपकी मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस आप निकाल लो, और ये डिस्टेंस निकालने के बाद ये चारों चीज़ें आप इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, VA मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि V0 तो आपका ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यस सर। अब यस सर। ये आपको स्टडीको की बुक जो है उसमें सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है, इसके 3 पार्ट हैं, बाकी 2 पार्ट आप खुद से कर लोगे, सिमिलर ही है, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.11 है, तो वो मुझे आपको सॉल्व करके आज शाम तक भेजनी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.11, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है, 3.11, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.11, ये आपको सॉल्व करनी है। ये पेज नंबर है 106, मैथ्यू N.O. स्टडीको जो बुक है उसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको गिवन है, और सोल्यूशन के लिए आपको इसका आंसर भी गिवन है। आंसर इज अवेलेबल, हिंट में अवेलेबल है ना, आंसर अवेलेबल, तो आपको वहां से चेक कर लोगे कि आपने सही करा है या गलत करा है। ठीक है बच्चों, अगर गलत करोगे तो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशनशिप बिटवीन V एंड E, ये मेरा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाह रहा हूं और मैं पाथ फॉलो करूं, ये वाला A से B पर गया, है ना, और मैं वापस B से A पर आ गया घूमते घामते यहाँ पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि -E.dl A to B ये इक्वल है, ध्यान से सुनना, इक्वल है प्लस B to A E.dl के इक्वल होगा या नहीं? यस सर।
यस सर। Yes, होगा sir. ना? Yes, sir. लॉजिकली ये जो पोटेंशियल है ये है ए से बी तक जाने के लिए, मतलब बी माइनस ए, वी बी माइनस वी ए और उसका नेगेटिव साइन, है ना? और ये क्या होगा? ये होगा वी ए रिटर्न आने के लिए। माइनस वी बी और उसका पॉजिटिव साइन। तो आप देखो दोनों तरफ बराबर है, ये भी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। मतलब लॉजिकली हुआ क्या? लॉजिकली ये हुआ कि अगर मैं एक लाइन को फॉलो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचूं और फिर चाहे तो उसी लाइन से आ जाऊं या चाहे उसकी दूसरी लाइन से आ जाऊं, ठीक है, किसी और लाइन से घूम फिर करके, तो अगर मैं उस पॉइंट पर वापस आ गया तो मेरा पोटेंशियल जो होगा वो पहले वाले का ऑपोजिट साइन होगा। क्यों होगा? इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मुझे ये पता है, ये जो मैंने ई डॉट डी एल निकाला था, ये क्या निकाला था? सबसे पहले मैंने क्या करा था? एफ डॉट डी एल निकाला था और एफ डॉट डी एल को पर यूनिट चार्ज निकाला था, है ना? ये मैं बोल रहा था ये v है और ये v क्या था? दिस इज बेसिकली w अपॉन q। w इज द वर्क डन, वर्क डन। और वर्क डन के लिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा शायद आपको, कि वर्क डन के लिए दो चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान है किसी को? डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जिस प्रोडक्ट पर लग रहा है वो प्रोडक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस वाले फिगर को, मैं ए से बी पर पहुंचा और फिर बी से ए पर वापस आ गया, इसका मतलब मैंने अपने चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करा ही नहीं। भाई चार्ज मेरा यहां पर था, पहले वो यहां पहुंचा और फिर दोबारा घूम करके यहां पर वापस आ गया, मतलब चार्ज का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। और अगर Zero. चार्ज का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि द वर्क डन ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज इज 0? बिकॉज काम तब किया जाता है जब डिस्प्लेसमेंट हो पाए। अब अगर मैं दीवार पर फोर्स लगा रहा हूं और दीवार 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल रही, इसका मतलब क्या है? लॉजिकली या प्रिंसिपल के बेसिस पे मैंने कोई काम नहीं करा, लेकिन उसका रीजन क्या है? मतलब मैंने पूरी जान लगाई, मैंने पूरा फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा काम क्या था? उसको डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। वही सेम चीज़ यहाँ पर रखेंगे। अगर पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कुछ है और मैं वापस वही चार्ज को दोबारा उस पॉइंट पर ले आया, तो नेट वर्क डन विल बिकम 0 and net work done will become 0. That means the total electric potential for a particular point A in the given line from A to B and then from B to A is 0. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल E डॉट डी एल निकालूं, चाहे तो माइनस लगाओ चाहे तो मत लगाओ, वो क्या आएगा? वो आएगा 0। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 था। ठीक है बच्चों, अगर मैं माइनस लगा रहा हूं तो ऑलरेडी मैं माइनस को इस 0 के साथ ले सकता हूं। तो अलोंग द लाइन इफ आई एम इंटीग्रेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द लाइन, देन व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग 0 पोटेंशियल। ठीक है, आई एम गेटिंग 0 पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के गया और वापस मैं उसी पॉइंट पर वापस ले आया, तो मैंने अल्टीमेटली कोई भी काम नहीं करा। अब चूंकि ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है और क्लोज लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं एक लाइन फॉलो कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देख सकते हो ये एक सरफेस बन रही है, क्लोज लाइन है, क्लोज लाइन एक सरफेस बना रही है। और क्लोज लाइन अगर एक सरफेस बना रही है तो ऑटोमेटिकली उसका एक सरफेस एरिया भी होगा। सरफेस एरिया क्या है? सपोज ds है, ठीक है, ds सरफेस एरिया है। तो अगर उसका सरफेस एरिया ds है तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि दिस इंटीग्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ अ कर्ल ऑफ ई फील्ड, डेल क्रॉस ई डॉट
ds कर सकता हूं बच्चों, जल्दी से बताओ। This I can achieve by using Stokes theorem. Yes, sir. By using Stokes theorem. और अगर मैं स्टोक्स थ्योरम लगाता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को मिल गया। अब आप इन दोनों ही चीजों को ध्यान से देखो, इसका रिजल्टेंट है 0, है ना। लॉजिकली आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज की मल्टीप्लाई कर रहे हो इस चीज के साथ, है ना। जब आप एक पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर पहुंचे, इस लाइन को फॉलो करते हुए, है ना, इस लाइन को फॉलो करते हुए, और फिर दूसरी लाइन को फॉलो करते हुए आ गए, है ना, वापस उसी पॉइंट पे, तो लॉजिकली आपने एक सरफेस क्रिएट करी, ये सरफेस बनी ना। आप चाहे ऐसे पॉइंट पे जाओ और फिर इस वाले पॉइंट से वापस आ जाओ, या इस पॉइंट से वापस आ जाओ, या किसी और पॉइंट से वापस आ जाओ, बेसिकली आपका एक सरफेस क्रिएट हो रही है, ये सरफेस क्रिएट हो रही है, ठीक है। चाहे कितना ही बड़ा पाथ हो, चाहे कितना ही बड़ा पाथ हो, चाहे ऐसे गए आप और घूम करके ऐसे आ गए, स्ट्रेट आ गए, ठीक है, या घूम करके इस पॉइंट से ही आ गए वापस, किसी पॉइंट से आओगे आप, देयर विल बी अ सरफेस क्रिएटेड यूजिंग दिस। दैट मीन्स अगर ये सरफेस क्रिएट हो रही है, इसका मतलब सरफेस एरिया भी होगा, और अगर सरफेस एरिया होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस सरफेस एरिया इज नॉन जीरो, इट इज नॉन जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता अगर सरफेस है तो। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इसकी LHS यानी इक्वल टू जीरो वाली टर्म को इक्वेट करना है इसके साथ, तो मेरे पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं कि मैं उस डेल क्रॉस ई को क्या बोलूंगा, या तो मैं डेल क्रॉस ई को बोलूंगा जीरो, या तो मैं बोलूंगा ds को जीरो, है ना बच्चों। और आप ध्यान से देखो, इन दोनों ही इक्वेशंस में मैं इसको जीरो नहीं कर सकता। मैं किसको कर सकता हूं जीरो, इसको कर सकता हूं, क्योंकि सरफेस एरिया मेरा जीरो नहीं हो सकता। जब सरफेस एरिया जीरो नहीं हो सकता तो ऑटोमेटिकली क्या चीज हो सकती है, केवल एक चीज बची, डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया बच्चों। तो इसीलिए हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, और ये जो इक्वेशन है इस रिलेशनशिप से, इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। हम एक मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 2 है, और वो क्या है, सिंपली द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E that is equals to 0. That means around a closed path the curl is 0 for an electric field. याद रहेगा बच्चों, the curl of an electric field around a closed path is 0. बोलो क्लियर है या नहीं। Yes, sir. सबको क्लियर है। यस सर, क्लियर है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक वेक्टर है डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई मेरा है सपोज 5ax क्या, ठीक है, और मेरा जो ds वेक्टर आया, वो वेक्टर क्या आया, वो मेरा आया सपोज 10ay क्या, ठीक है। अब जरा मैं डेल क्रॉस ई डॉट ds करता हूं तो क्या वो जीरो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. जीरो आएगा, जीरो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Zero होगा। जब मैं इस इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, ठीक है। लेकिन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों, और परपेंडिकुलर होने की वजह से दे हैव नथिंग इन कॉमन। दैट मीन्स परपेंडिकुलर जो वो आएगा डॉट प्रोडक्ट इनका, वो क्या आएगा, जीरो। तो ऐसा भी हो सकता है जब दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स
अलग अलग डायरेक्शन में हो, दोनों के वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट मेरा 0 आ जाए। हो सकता है ना? और अगर ऐसा आएगा इसका मतलब उस केस में ये चीज 0 नहीं होगी। समझ में आ रहा है या नहीं? यानी अब 3 केसेस हो गए। पहला केस या तो ये 0, दूसरा केस या तो ये 0, और तीसरा केस या तो ये दोनों कुछ इस तरीके से है कि दोनों के यूनिट वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग प्लेन में है। तो तीसरा केस ये भी हो सकता है, अगर मैं इसको एग्जांपल लेकर के चलूं तो। ठीक है, अब इन तीनों केस में कौन सा केस 100% नहीं हो सकता, आपको मुझे बताना है। सोच के बता सकते हो कि ऐसा कौन सा केस है जो कभी भी नहीं हो सकता? सर थर्ड केस। थर्ड केस। क्यों? सर क्योंकि एक मिनट बता। सोच लो, सोच के सर बताओ आराम सेकंड से। वाला, तो सेकंड सेकंड वाला शायद क्योंकि सर ये दोनों क्योंकि तो सर हैं ही। सर्विस कभी भी वो नहीं हो सकती ना। सर ऐसा भी हो हाँ सकता बेटा, है कि मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में ना होकर के सेम डायरेक्शन में हो। हाँ दोबारा बोलो, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। तनिष्का मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, हाँ लेकिन आ रही दोबारा है। बोलो, कट गई थी बीच में। सर अभी आप बोल रहे थे कि मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मतलब डायरेक्शन के अलग है तो सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन सर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तब तो नहीं होंगे ना, तब तो ऐड ही होंगे। हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में हो, या कंपल्शन है कि वो हर बार सेम डायरेक्शन में ही होंगे? क्वेश्चन यही है। देखो ये दोनों चीज़ें मैंने निकाल ली, ये भी होगी ही होगी डेल क्रॉस इक्वल टू 0, और हमेशा 100% मुझे पक्का पता है कि डी एस इज नॉट इक्वल टू 0, डी एस इज नॉट इक्वल टू 0, डी एस कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर डी एस इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन तो कभी हो ही नहीं सकती, डी एस कभी भी 0 नहीं हो सकता। प्रॉब्लम आएगी कि क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हों, या 100% है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हों, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। थोड़ा सोच लेना। सीएस पढ़ाया था ना उन्होंने, सीएस पढ़ाया था तो सीएस वाले चलो। क्योंकि मैं भी देखा तो सीएस पढ़ाया था उन्होंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा के साथ उनसे। ठीक है बच्चों, अब करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन को डिराइव। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए से बी पर जाने के लिए, ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए मैं ये वाली लाइन फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, और उस ए से बी तक जाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको गिवन है, वो कुछ गिवन है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये मेरी ई की डायरेक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आई एम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुछ पोटेंशियल चेंज होगा? पोटेंशियल चेंज होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि ये किसके बराबर होगा, माइनस का ई डॉट डी एल के बराबर होगा। होगा या नहीं? अलोंग द लाइन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू बी, होगा या नहीं? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको? सही है, निगेटिव साइड से आ गया। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? सर निगेटिव साइन। तो हाँ ये नेगेटिव तो साइन लगाया तो है, नेगेटिव साइन तो लगता ही है, माइनस ई डॉट डी एल, वर्क डन इज डन बाय द यस सर। एक्सटर्नल एजेंट, है ना, लगाया है मैंने, ई माइनस लगाया है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लूं, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा
डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। और उस डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का ई डॉट डी एल बचेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes. अगर मैं माइनस को ले लूं कॉमन, ई को हम लिख सकते हैं ई एक्स ए एक्स कैप प्लस ई वाई ए वाई कैप प्लस ई जेड ए जेड कैप, लिख सकते हैं ना ऐसे, डॉट 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 डीएल, डीएल को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं बीच में, ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का ई एक्स डी एक्स प्लस, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ई वाई डी वाई प्लस ई यस सर, लिख जेड सकते हैं। ई जेड लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंशियल पोटेंशियल आ जाएगा डीवी, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ए से बी पर जा रहा हूं तो जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा कोऑर्डिनेट्स का। हमने देखा था v इज अ फंक्शन ऑफ r या रो, तो वो फंक्शन होगा किसका, कोऑर्डिनेट्स का, x y और z। और हम ये देखते हैं कि वो x में कितना चेंज हो रहा है पार्शियली, पार्शियली y में कितना चेंज हो रहा है और पार्शियली z में कितना चेंज हो रहा है। उन तीनों का रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, ये आ जाएगा dv, क्योंकि डिफरेंशियल चेंज है। तो हम क्या करेंगे, हम dv को कैलकुलस के फॉर्मूले जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्शियल कैलकुलस के अंदर, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर, वो हम निकालेंगे। कितना आएगा पार्शियल चेंज पोटेंशियल में, दैट इज गिवन बाय dv। तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल y dy प्लस डेल v बाई डेल z dz। ये क्या है, ये है पार्शियल चेंज इन v। ठीक है बच्चों, या क्या बोल सकते हैं इसको हम, डिफरेंशियल पोटेंशियल। ठीक, अगर मैं इस चीज को इस इक्वेशन के अंदर रख दूं तो मेरा LHS क्या हो जाएगा, थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन हो जाएगी, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल y डी वाई प्लस डेल v बाई डेल z डी z। ये तो हो गया मेरा LHS वाला पार्ट, इक्वल टू माइनस, ये क्या हो गया, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। मैंने ये वाली चीज Yes, sir. इसके अंदर रख दी और ये एज इट इज मैंने यहाँ उतार दिया। ठीक है, तो ये मेरी रिजल्टेंट इक्वेशन जो है वो कुछ ये बनी। ठीक है, क्लियर है। अब जरा आप इसको ध्यान से देखो, Yes, sir. अगर clear. मैं LHS और RHS बराबर करूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि डेल V बाई डेल एक्स इक्वल टू है माइनस ई एक्स के, डेल V बाई डेल Y इक्वल टू है माइनस ई वाई के, और डेल V बाई डेल Z ये किसके बराबर है, माइनस ई जेड के।
जल्दी से बताओ, ये तीनों चीजें क्या हम ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं? देखो, पार्शियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कंपेयर टू द पार्शियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बचा? ये माइनस इक्वल टू dv by dx। ठीक है। सिमिलरली dv by dy इक्वल्स टू माइनस का ey और dv by dz इक्वल्स टू माइनस का ez। यहां से आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि E जो है मेरा वो क्या है? ध्यान से देखो, माइनस डेल V। क्यों? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है ना ये V का, हम ऐसे लिखते हैं ना हम इसको, डेल V बाय डेल x ax कैप प्लस डेल P बाय डेल y ay कैप प्लस डेल V बाय डेल z az कैप। ध्यान से देखो, डेल V बाई डेल x, डेल V बाई डेल y और डेल V बाई डेल z अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल V और डेल V को हम लिख सकते हैं माइनस। हाँ बेटा, माइनस और लगा दो, माइनस तो लगी गई। और कुछ कह रहे थे? इस इक्वेशन से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वो क्या है? दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट इस टॉपिक का अब मैं बताने जा रहा हूं, वो ये कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आई हैव वन वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मींस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाई दिया हमने, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं उसको Q से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। दूसरा तरीका जो हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पड़ा, वो था गॉस लॉ। गॉस लॉ में हमने क्या करा था? गॉस लॉ में हमने ये करा था कि हमने एक गॉसियन सरफेस मानी थी जहां पर हमने एज्यूम करा था कि फ्लक्स लाइंस लगभग सेम रहेंगी थ्रू आउट द सरफेस। उस फ्लक्स लाइन को के अक्रॉस अगर मैं सरफेस ड्रॉ करता हूँ उसको बोलते थे गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस के बेसिस से मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिराइव करी थी, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को D इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स E से मल्टीप्लाई से कंपेयर करके वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E का एक्सप्रेशन डिराइव करा था। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक तरीका जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट हमें पता है कि ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट क्या बताता है आपको? ग्रेडियंट बताता है आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यही तो बताता है ग्रेडियंट। जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में तो हमने यही देखा था कि दिस ग्रेडियंट टेल्स अस द रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इट गिव्स द रेट ऑफ इंक्रीज और इट एज वेल एज इट टेल्स अस द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन भी बताता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ v या मैक्सिमम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ v, और हमें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, सपोज मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां पर यहां पर कुछ पोटेंशियल है और यहां पर कुछ पोटेंशियल है, पोटेंशियल चेंज कर रहा है, तो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, और उस पोटेंशियल फ्लो होने की वजह से हम क्या बोलेंगे?
पोटेंशियल फ्लो होने की वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चों। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yeah? Yes, sir.